दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही अलग तरह की होने वाली है, जिसमें हम एक बच्चे को देखेंगे जिसकी उम्र सिर्फ 9 साल है, लेकिन अभी इस दुनिया में उसका जन्म ही नहीं हुआ है। क्या ऐसा सच में मुमकिन हो सकता है? आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी, चलिए देखते हैं। कैसी नाम की लड़की जो कि एक बेबी सिटर का काम करती है, आज हम उसे जॉगिंग करते हुए देखते हैं। सुबह सुबह इतने में वो नोटिस करती है कि रोड पर किसी बच्चे का ग्लव्स गिर गया है, तो वो उसके पास जाती है और उसे उठाती है। तभी पीछे से उसे किसी की आहट महसूस होती है। जब वो मुड़ती है तो देखती है कि वहाँ एक बच्चा खड़ा है जिसके हाथ में बस एक ही ग्लव्स है, लेकिन वो बच्चा दिखने में बहुत ही अजीब किस्म का है। इतने में वो अचानक से एक कुत्ते का रूप ले लेता है। जी हाँ, एक कुत्ते का, जिसके पीछे कैसी जंगल तक करती है, पर इतने में वो गायब हो जाता है। पर यहाँ कैसी को जंगल के बीच एक वाइट मास्क मिलता है, जिसको उठाने पर उसे उसके नीचे एक अनबॉर्न बेबी दिखाई देता है, जो ऐसा लग रहा था कि अभी सिर्फ 4 ही महीने का है। अभी वो अपनी माँ की कोख से बाहर भी नहीं आया है, और वो ये देखकर एकदम से ही चिल्लाती है और इतने में उसकी नींद खुल जाती है। जी हाँ, ये उसका एक डरावना सपना था जो कि वो अपनी दोस्त जेसी को सुना रही है, जिसका कहना है कि सपने में ऐसे अनबॉर्न बेबी का देखना कुछ ठीक नहीं होता, ये एक तरह का अपशगुन होता है, ऐसा उसकी मम्मी कहती है। अगर ऐसा कुछ हम देखें तो आने वाले कुछ दिनों में कुछ बहुत बुरा होने वाला होता है, इसीलिए तुम ध्यान रखना। लेकिन कैसी इन सब पर बिलीव नहीं करती। पर दोस्तों, जब कहानी का इंट्रो इतना अजीब और डरावना हो तो आगे आने वाले सीन कैसे होंगे, दिल थाम कर बैठ जाइए। अब कैसी अभी जिस घर में है वहाँ वो बेबी सिटिंग कर रही है, इसीलिए वो ऊपर जाती है ये देखने के लिए क्या दोनों बच्चे ठीक है, कि तभी उसकी नज़र एक बच्चे पर पड़ती है जिसकी उम्र 7 साल की है। वो अपनी बहन जो कि अभी 1 साल की भी नहीं हुई है उसको मिरर दिखा रहा है, जो देखकर कैसी उसे ऐसा करने से मना करती है, पर वो नहीं मानता। इसीलिए वो दोबारा बोलती है तो वो बच्चा वही मिरर उसके फेस पर मार देता है, जिससे कैसी को बहुत गुस्सा आता है और वो उस घर को छोड़कर चली जाती है और वापस अपने घर आ जाती है। हम जान पाते हैं कि वो अपने डैड के साथ रहती है। अब इसके बाद वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम जाती है, लेकिन वहाँ भी उसे कुछ ठीक महसूस नहीं होता। शायद वो ज़्यादा थक गई है, इसीलिए वो सब कुछ इग्नोर करके सोने के लिए चली जाती है। सुबह वो अपनी दोस्त जेसी और बॉयफ्रेंड मार्क से मिलती है और अपने फेस पर लगे कट के बारे में बताती है, जिसे सुनकर वो दोनों भी थोड़ा शॉक होते हैं कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। दिन उनकी क्लासेस का टाइम हो जाता है, पर यहाँ कैसी को सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है। हर तरफ बस एक ही लाइन लिखी हुई नजर आती है, जम्बी अब इस दुनिया में आना चाहता है। कौन है ये जम्बी और इस लाइन का क्या मतलब है? क्या कोई अनबॉर्न बेबी है? पर कैसी की तो अभी शादी भी नहीं हुई है, पर यह बच्चा किसका है? अब कैसी इन सब चीज़ों से इतना परेशान हो गई थी, वो क्लास छोड़कर बाहर आती है, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब उसकी दोस्त बताती है कि उसकी एक आँख की पुतली का कलर चेंज हो गया है। जो सुनकर वो फौरन डॉक्टर के पास पहुंचती है, जो उसकी कंडीशन को देखकर पूछते हैं क्या उसका कोई ट्विन भाई है या बहन है, तो वो मना करती है, क्योंकि डॉक्टर का कहना था कि ऐसा तभी होता है जब उनका कोई ट्विन भाई या फिर बहन हो। खैर, वो उसे कुछ दवाइयाँ और एक चश्मा देकर घर भेज देते हैं। अब बीच में मार्क बताता है कि आज उसके डैड घर पर नहीं है, तो वो उसके घर आज नाइट स्टे करेंगे। कैसी मान जाती है, जिसके बाद कैसी उसे अपनी मॉम के बारे में बताती है, जो उसके पैदा होने के कुछ दिन बाद ही पागल हो गई, इसीलिए उन्हें असाइलम में भेज दिया गया। मैंने उन्हें सिर्फ एक ही बार ही देखा था, वो भी उस असाइलम में। पर इस दौरान हम गौर करते हैं कि कोई है जो उन्हें बहुत देर से देखे जा रहा है। कुछ देर वो बाथरूम फ्रेश होने के लिए जाती है तो वो मिरर में देखती है। उसे खोलती ही उसे कुछ आइटम बाहर निकालने के लिए, पर इतने में वो देखती है कि उसके अंदर कोई छोटा बच्चा बैठा हुआ है, जो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो इतनी जोर से चिल्लाती है कि वहां पर मार्क आ जाता है, जो उसकी ऐसी हालत को देखकर उसे वो मिरर ही निकाल देता है। पर आखिर ये बच्चा है कौन? वो क्या चाहता है कैसी से? अब सुबह होने पर वो फिर से वॉक पर निकल जाती है। इतने में उसकी नज़र उसी घर पर पड़ती है जहाँ उसने बेबी सिटिंग की थी। वहाँ उसे उसी 1 साल की बच्ची की लाश बाहर निकल रही थी, जो देखकर उसे काफ़ी बुरा लगता है। तो वो एकदम से ही शॉक हो जाती है, क्योंकि वो बच्ची तो एकदम हेल्दी थी। अब आप समझ गए होंगे कि ये किसने किया। इसके बाद वो अपने पिता से मिलने के लिए जाती है, जहाँ वो उनसे सब कुछ शेयर कर देती है कि बीती दिनों में उसके साथ क्या क्या हुआ, जिसको लेकर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। देन वो उनसे पूछती है कि क्या उसका कोई जुड़ा भाई भी था, जिसको सुनकर वो कहते हैं कि हाँ, लेकिन वो पैदा होने से पहले ही मर गया। तुम्हारी मॉम ने उसका नाम पहले ही जम्बी रख दिया था। जिसको सुनकर कैसी सोच में पड़ जाती है, क्या वो जो सोच रही है वो सच में मुमकिन हो सकता है। अब घर पहुंचकर वो अपनी मॉम जेनी के सामानों को देखने लगती है,
जिसमें उसे उसका एल्बम मिलता है। उस एल्बम में उसके बचपन की फोटोज थी। उसी से कैसी को एक न्यूज़पेपर कटिंग भी लिपटी हुई मिलती है, जिसमें एक लेडी थी और उसके पीछे एक बच्चे की शैडो, जो हूबहू वैसी ही थी जैसे उसने उस दिन सपने में देखा था। वो उस न्यूज़पेपर में उसी लेडी के बारे में लिखा था जो अभी एक ओल्ड एज होम में रह रही है। उसका नाम सोफिया है। कैसी अगले दिन जैसी को लेकर वहां पहुंचती है और सोफिया से मिलती है, जो कि अब काफी बूढ़ी हो चुकी है। पर वो कैसी को देखते ही पहली नजर में सवाल पूछती है, क्या उसका कोई जुड़वा है? जो जवाब में कहती है कि हाँ, पर वो उसकी माँ के कोख में ही मर गया, उसका भाई था वो। जो सुनकर वो कहती है कि ओ हाँ, मेरा भी एक जुड़वा भाई था जिसको मैं अक्सर याद करती हूँ। इस बीच जैसी नोटिस करती है कि वहाँ पर कोई भी मिरर नहीं है, जिसकी वजह पूछने पर वो बताती है कि मुझे अपनी शक्ल देखना पसंद नहीं है। खैर, अब कैसी उन्हें वो दिखाती है जिसके लिए वो यहाँ पर आई है। वो पहले तो अपनी मॉम के बारे में पूछती है, लेकिन वो मना कर देती है कि वो इस नाम की किसी भी लेडी को नहीं जानती। देन सोफिया को वही कटिंग दिखाती है जो पढ़कर वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती। तो वो उसे वो पिक्चर दिखाती है और पूछती है कि ये बच्चा कौन है जिसकी शैडो आपके पीछे है। पर जैसे ही उसकी नज़र उस फोटो पर पड़ती है, वो अजीब सा ही रिएक्ट करना शुरू कर देती है और उन दोनों को वहाँ से भगा देती है, चिल्लाते हुए कहती है कि यहाँ कभी दोबारा मत आना। अब बाहर जाने पर जैसी कहती है कि तुम्हें अब यहाँ पर नहीं आना चाहिए, वो लेडी पागल है, उसे कुछ नहीं पता है। लेकिन कैसी का कहना सब कुछ उसे ही तो पता है, वो जरूर मुझसे कुछ छुपा रही है। आखिर उसे कैसे पता है कि मेरा जुड़वा भाई था? अपने घर जाने पर वो मार्क के साथ उस हॉस्पिटल की वीडियोस देखने लगती है जिसमें उसकी मॉम थी। लेकिन मार्क कहता है कि इसमें तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, बस ये तुम्हारा एक वहम है। चलो हम क्लब चलते हैं। और दोनों क्लब के लिए निकल जाते हैं, जहाँ ड्रिंक करने के बाद कैसी को काफ़ी वॉमिटिंग होती है, जिसके लिए वो फिर से वॉशरूम जाती है और मार्क उसका बाहर ही इंतज़ार करता है। पर इतने में कैसी नोटिस करती है कि वॉशरूम न जाने कहाँ से लेकिन बहुत सारे कीड़े आने शुरू हो गए। वो फौरन बाहर आती है और पूरे वॉशरूम का मंजर चेंज हो गया था। हर तरफ से बस कीड़े ही आ रहे थे, दीवारों से उसे कोई अंदर खींच रहा था। इतने में वो देखती है कि एक वॉशरूम से उसकी मॉम बाहर आ रही है, जिन्होंने हॉस्पिटल के कपड़े पहन रखे हैं। वो उन्हें अपने साथ चलने को कहती हैं, पर यहाँ कैसी तेज तेज चिल्ला रही थी जिसको सुनकर फौरन उसके दोस्त अंदर आते। पर वो तो एकदम बिल्कुल ठीक थी, वहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं था। इसका मतलब ये सब बस कैसी को दिखाई दे रहा था। वेल, अब उस रात उसे फिर से एक बार नाइटमेयर आता है, जिसमें वो देखती है कि वही बच्चा उसके पेट को फाड़ रहा है। जी हाँ, ये वही बच्चा था जिसको उसने उस दिन सोफिया की फोटो में शैडो के तौर पर देखा था। इतने में उसकी नींद खुल जाती है और तभी उसके पास सोफिया का कॉल आता है, जो उसे मिलने के लिए बुला रही है। वो फौरन उस ओल्ड एज होम में जाती है। सबसे पहली चीज़ जो सोफिया बताती है कि वो उसकी ग्रैंड मदर है। जी हाँ दोस्तों, ये सच था, जिसको सुनकर वो खुद हैरान थी कि ये कैसे मुमकिन है। तब वो बताती है कि जेनी उसकी ही बेटी थी, इसीलिए उसके एल्बम में तुम्हारी मेरी फ़ोटो मिली। वो कटिंग भी जिसमें तुम्हें होलोकास्ट नाम की हेडलाइन दिखी, वो असल में तब की बात है जब हिटलर अपने कहर बरपा रहा था। उसकी आर्मी में एक आदमी था जो कि जनरल था और उसे ट्विन बच्चों से अलग ही ऑब्सेशन था। इसीलिए एक दिन उसने मुझे बुलाया और साथ में मैटी को भी। अब मैटी कौन है तुम ये पूछोगी? वो असल में मेरा जुड़वा भाई था, जिसको तुम हर रोज़ देखती हो। उस जनरल ने हमारे ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किए, जो कि उसने न जाने कितने ट्विंस बच्चों के साथ किया। उसका मानना था कि ट्विन में अलग मिस्टीरियस जीन्स होते हैं। अब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन बच्चों में अलग अलग चीज़ें होना शुरू हो गई, जिसमें कि कुछ अंधे हो जाते हैं और कुछ मर जाते हैं। दरअसल वो लोग कुछ एंटीबायोटिक बनाना चाहते थे, जिसके लिए वो हमारी आंखों से ब्लू कलर निकाल रहे थे, पर वो बहुत ही रेयर होता है। उसी चीज़ में मेरे भाई की भी मौत हो गई, लेकिन एक दिन वो फिर से अचानक से जिंदा हो गया। लेकिन तब वो मेरा भाई नहीं था। दरअसल वो एक एंटिटी थी जो दोबारा जन्म लेने की कोशिश करती है, और उसने ही तुम्हारी मॉम को खूब परेशान किया, जिससे कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। वो अब तुम्हें परेशान कर रहा है, लेकिन मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ। आज ही घर जाकर तुम अपने सभी शीशों को तोड़ दो, और ये एक नेकलेस है, इसको हमेशा अपने गले में पहने रहना, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। कैसी को अभी भी एक बात खाए जा रही है, क्या वहाँ मरने वाले सभी बच्चों के साथ ऐसा होता है? तो वो बताती है कि नहीं, ऐसा बहुत ही रेयर था मैटी के साथ, इसीलिए ये हुआ क्योंकि उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया। हाँ, ये सच है, लेकिन उन लोगों ने फिर से सालों बाद उसे ऊपर और जुल्म किए, जिससे कि वो फिर से मर गया, और जब दोबारा जिंदा हुआ तो सब कुछ बदल चुका था। हम जानते हैं कि उस दौर में ऑस्विच कैंप में हर दिन हजारों लोगों को मारा जा रहा था बेवजह। इसीलिए लोगों का कहना था कि कुछ एंटिटीज वहां पर हर दिन घूमा करती हैं
अब कैसी घर जाकर सबसे पहले उन मिरर्स को तोड़ देती है और फिर अगले दिन लाइब्रेरी में जाकर कुछ किताबों को पढ़ती है जिसमें इन एंटिटीज के बारे में लिखा हुआ था, पर वो उसे सही से समझ नहीं पा रही थी। इसीलिए एक मैरलॉन नाम के आदमी के पास उसे लेकर जाती है। इसके बारे में उसे सोफिया ने बताया था। वो उससे कहता है कि तुम मुझे थोड़ा टाइम दो इस चीज़ के लिए। इसीलिए वो वापस घर आ जाती है। उधर जेसी को हम देखते हैं जो कार से ही कहीं जा रही होती है कि तभी उसके सामने एक बच्चा आ जाता है जिसकी जोर से टक्कर होती है, पर जब वो बाहर उतरती है तो वो एकदम ठीक था। पर वो एक ही बात बार बार बोल रहा था कि तुम्हें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए, मुझे दुनिया में आने दो। जो सुनकर जेसी एकदम से शॉक हो जाती है और फौरन कैसी के घर आकर उसे सब कुछ बताती है। पर उसे पहले से पता था क्योंकि सोफिया ने बताया था कि वो एंटिटी उसके साथ रहने वाले लोगों को भी तकलीफ देगी। इसीलिए वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो कुछ दिन के लिए उससे दूर हो जाए। जो सुनकर जैसी रोने लगती है क्योंकि उसे पूरी कहानी पता चले, पर कैसी पर तरस आता है। तो वो इतना सब कुछ अकेले कैसे झेलेगी। अब उस रात हम देखते हैं कि कैसी को उसके रूम में रखी चेयर पर कोई बैठा हुआ नजर आता है। जब वो उसके पास जाती है तो वो उसकी मॉम थी, लेकिन उनका फेस पूरी तरह से गल चुका था। वहाँ दूसरी ओर सोफिया के रूम की घंटियां बजना शुरू हो जाती है। उसे एहसास हो जाता है जो उसकी ओर आने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए वो गॉड को याद करने लगती है, पर इतने में वहाँ पर कई सारी लाइट ऑफ हो जाती है। तो वो नीचे टॉर्च लेकर जाती है कि तभी उसके सामने एक बूढ़ा आदमी आता है जो कि व्हील चेयर पर था। उसको देखकर वो और ज्यादा डर जाती है, लेकिन दोस्तों असल में वो एंटिटी अब उस बूढ़े आदमी के अंदर आ गई थी जो कि व्हील चेयर से उतरकर अजीब तरह से बन जाता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके शरीर की सारी हड्डियां टूट गई हो। उसको देखकर सोफिया भागने लगती है, जिस चक्कर में उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो सीढ़ियों से भी गिर जाती है, पर सही वक्त पर स्टोर रूम में छुप जाती है। लेकिन अब उसका समय आ गया है जो कि उसे भी पता चल गया है कि तभी वहां बूढ़ा आदमी आ जाता है, उसे मार देता है। उधर मैरलन उस बुक को ट्रांसलेट करने में लगा हुआ था कि तभी उस जगह की लाइट चली जाती है। वो नीचे चेक करने जाता है, पर वहां देखता है कि पूरी लाइब्रेरी की किताबें उड़ रही है। एक उल्टी गर्दन वाला कुत्ता उसकी ओर आ रहा है, जो देखकर वो पूरी तरह से शॉक था। वो डर के मारे चिल्लाकर कहता है कि यहाँ से निकल जाओ, जिससे कि कुछ ही देर में सब कुछ शांत हो जाता है। अगली दिन जब कैसी को अपनी नानी के बारे में पता चलता है तो उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। इस बीच एक लेडी उसे एक लेटर आकर देती है जो कि सोफिया ने मरने से पहले लिखा था, जिसमें वो बता रही थी कि तुम्हें खुद के डर पर काबू करना होगा, वरना वो तुम्हें और डराएगा और फिर मार डालेगा, जैसे उसने तुम्हारी माँ के साथ किया था और शायद मेरे साथ में भी कुछ दिन में यही करे। इसीलिए बस अपने डर पर काबू करो। उसने तुम्हारे परिवार का खून चख लिया है, वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक तुम्हें मार ना देता। उस रात कैसी जेसी से इस बारे में बात करती है कि कैसे वो इन सब से छुटकारा पाएगी कि तभी उसकी डोर बेल रिंग होती है। कैसी उसे मना करती है कि वो नीचे ना जाए, लेकिन वो कहती है कि वो एंटिटी मेरे पास नहीं आएगी, तुम टेंशन मत लो। इसीलिए वो जाकर गेट खोल देती है। इधर कैसी फौरन मार्क को कॉल करके जेसी के घर जाने को कहती है क्योंकि उसकी जान खतरे में है। लेकिन दोस्तों शायद देर हो गई क्योंकि उस गेट पर कोई और नहीं बल्कि मैटी ही था, वही बच्चा जिसे कैसी के मुंह पर कट लगाया था। वो जेसी के पेट में चाकू मार देता है, जिससे वो तड़पना शुरू हो जाती है और खुद की जान बचाने के लिए ऊपर की ओर रेंगने लगती है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाती क्योंकि वो अपना अगला वार करने ही वाला होता है कि तभी वहां पर मार्क और कैसी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो एंटिटी मैटी के अंदर से निकलकर जेसी के अंदर चली जाती है और उसे तड़पा कर मार डालती है। अब ये दोनों मैटी को लेकर वहां से भाग जाते हैं, पर अब कैसी को कुछ करना होगा क्योंकि ऐसे करके वो अपने सभी करीबियों को खोती जा रही है। उसे किसी की मदद चाहिए थी, इसीलिए वो मैरलॉन के पास जाती है। उन्हें कल रात के बारे में सब कुछ बताती है, तो वो कहती है कि इसका एक ही उपाय है, हमें एक्सॉर्सिज्म करना होगा, लेकिन तुम्हें बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। मैंने उस बुक को पूरा पढ़ लिया है और मुझे पता चल गया है कि वो एंटिटी किस कदर ताकतवर है। इस बीच वो रॉबर्ट नाम के बंदे को बुलाते हैं जो कि एक प्रीस्ट है और उसने ऐसे बहुत सारे एक्सॉर्सिज्म किए हुए हैं अपनी लाइफ में। वो कैसी को समझाते हैं कि ये सब चीज़ें काफ़ी सेंसिटिव होती है, एक हल्की चूक और सब कुछ खत्म हो सकता है। इसीलिए हमें हर चीज़ का ध्यान रखना होगा, उस जगह को चूज़ करना होगा जहाँ से तुम्हारी कोई बहुत बुरी याद जुड़ी हुई है। कैसी कहती है कि वो हॉस्पिटल है। दिन अगले सीन में हम देखते हैं कि मैल्कॉन और उसकी 9 लोगों की टीम, जिसमें मार्क भी शामिल है, वो सभी वहाँ पहुँचते हैं और कैसी को बीच में एक स्ट्रेचर पर बांध देते हैं। मैल्कॉन उसे भरोसा दिलाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमें तुम्हें बांधना होगा तुम्हारी सेफ्टी के लिए। जिसके कुछ देर बाद वो एक्सॉर्सिज्म शुरू होता है। सभी लोग उसके आसपास घेरा बनाकर खड़े थे। उस किताब में लिखे मंत्र को मैल्कॉन पढ़ रहा था।
जिसको वो सभी लोग दोहरा रहे थे, जिसे कुछ ही देर बाद वहाँ पर कुछ कीड़े आना शुरू हो जाते हैं, जो कि कैसी देख लेती है। इस बीच उसकी नज़र ऊपर खड़े उस बच्चे पर भी पड़ जाती है, जो कि अगले पल वो उसके करीब आ जाता है। वो पूरी जगह हिलना शुरू हो जाती है और मैल्कन सभी से कहता है कि कोई भी रुकना मत, हम सभी को ये पढ़ते रहना है। लेकिन वो एंटिटी इतनी ताकतवर होती है कि एक एक करके वो उस टीम में जितने भी लोग थे उन्हें मारना शुरू करती है। इधर कैसी भी बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, जो देखकर मार्क से रहा नहीं जाता। वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वहाँ से भागना शुरू करता है, लेकिन दोस्तों अब वो एंटिटी आर्थर के अंदर आ गई थी। वही प्रीस्ट जिसके भरोसे कैसी ने ये सब किया था, वो मार्क को मारने लगता है, लेकिन इतने में वो उसके सर पर एक वार करके उसे ही मार देता है। लेकिन तभी वो एंटिटी उसके अंदर घुस जाती है और उसका शिकार थी कैसी, जिसका वो गला दबाना शुरू करता है। पर इतने में वहाँ पर मैल्कन आता है, जो कि अभी भी जिंदा था। उस बुक के पन्ने पर लिखे मंत्र को पढ़ना शुरू करता है, जिससे वो एंटिटी उसकी बॉडी को छोड़ने लगती है और लास्ट में आकर अचानक से वो उसे छोड़ती है और मार्क छत से नीचे गिर जाता है। उसकी वहीं मौत हो जाती है, जिसे देखकर कैसी को बहुत बुरा लगता है। वो उसे गले लगाकर रोने लगती है। उसने सबको खो दिया, अपनी माँ, अपनी नानी, अपने बॉयफ्रेंड, सब कुछ से दूर चले गए। बस वही अकेले बची हुई है। अब कुछ महीने बाद हमें पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और जब वो रिपोर्ट में देखती है तो डॉक्टर बताती हैं कि वो ट्विंस बेबी को जन्म देने वाली है, जो सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। तभी हमें मैटी को दिखाया जाता है, जो बोलता है कि जम्बी अब जन्म लेगा। बूम, ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।